डोर डोर बंद करना। हाँ भाई, क्या हाल है? शानदार। और भाई ऑनलाइन स्क्रीन इज विजिबल एंड वॉइस इज ऑडिबल। होमवर्क दिया था, करके आए हो? जल्दी से फटाफट होमवर्क निकालिए। ठीक है, रेस पूरी दी थी? रेस के आंसर्स तो मिल गए होंगे, मिले या नहीं मिले? रेस के आंसर्स है ना सभी के पास? ठीक है, कहाँ से मिले? हाँ ठीक है, मैंने एलिन प्लस पे भी शेयर कर दिया था और टेलीग्राम पर भी शेयर किया हुआ था, तो आई होप आपने वहां से देख लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यस, जिसे डाउट हो वो सिर्फ हैंड रेज करेगा। ठीक है, हो गया, नहीं हुआ, ये सारे वर्ड्स का यूज नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करें फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखने के बाद ही हवा टाइट हो जाती है भाई, लगता है कि भाई ये क्या दिया हुआ है ना? क्वेश्चन पढ़ने की इच्छा ही नहीं करती है। अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करके क्वेश्चन को पढ़ें तो आपको यहाँ पर काफी सारी चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली में आपको 4 ग्राफ दिए हुए हैं, दिखाई दे रहा है क्या? जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको 4 ग्राफ दिए हुए हैं, 3 ऊपर हैं और एक ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। और ये किस किसके ग्राफ है उसके बारे में भी क्वेश्चन में मेंशन है। नॉर्मल, दूसरा किसका है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, तीसरा किसका है? काइनेटिक फ्रिक्शन, और चौथा किसका है? स्टैटिक फ्रिक्शन। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिचुएशन बता देता हूं कि सिचुएशन क्या है। कि यहां पर जनाब, ये रहा आपका इंक्लाइन प्लेन, ये रहा एंगल थीटा, ये रहा ब्लॉक, और इस एंगल को धीरे 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 क्या करते जा रहे हैं? बढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है, और नॉर्मल, आप ये जानते हैं कि अगर कोई ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन में रखा हुआ है तो नॉर्मल की वैल्यू क्या होती है? क्या ये बात आप लोगों को पता है? हम जानते हैं कि नॉर्मल इधर लगेगा, mg cos थीटा इधर होगा, mg sin थीटा इधर होगा। ये तो समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो नॉर्मल की वैल्यू तो mg cos थीटा के बराबर होगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन? क्या ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है? या इसी को अगर अपन देसी भाषा में बोले तो बोल सकते हैं फ्रिक्शन की मैक्सिमम क्या है? औकात है। तो अगर बात करें लिमिटिंग फ्रिक्शन की, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है कितनी? म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल। नॉर्मल इज व्हाट? mg cos थीटा। जनाब म्यू एस का वैल्यू क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.6 दिया हुआ है। पीछे वाली जनता सोच रही है कि 0.6 कहां से लिख दिया। कहां से लिखा है भाई? अपने मन से लिखा है? क्वेश्चन में गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है, वंडरफुल। नेक्स्ट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। यार काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आप लोगों को पता है? काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? म्यू के मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल, और नॉर्मल तो यहां पर क्या है? mg cos थीटा, और म्यू के का वैल्यू कितना है? 0.4। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब इसके अलावा एक और है, वो क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तक ये ब्लॉक रुका हुआ है, मेरा सवाल आपसे ये है, जब तक ये ब्लॉक रुका हुआ है तब तक इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? जितनी जरूरत है इसको रोकने के लिए। क्या सहमत हो? अगर ये ब्लॉक रुका हुआ है तो मैं कहूंगा इस पर जनाब फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अरे लगेगा या नहीं? और फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितनी क्या है? जरूरत है। और जरूरत कितने की है? mg sin थीटा। तो वी कैन से दैट कि भैया ब्लॉक जब तक रुका रहेगा तब तक इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लग तो रहा होगा, लेकिन उस स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है क्या वो mg sin थीटा के बराबर होगी? यहां तक किसी को कोई तकलीफ? आप जरा ध्यान से देखें, ऊपर वाले 3 फंक्शन cos थीटा के हैं, नॉर्मल, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। मैंने सुना है मैथ्स तुम्हारी बहुत स्ट्रांग रही है और ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा फेवरेट चैप्टर है।
क्या ये अफवाहें बिल्कुल सही है क्या? नहीं है क्या? अच्छा। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है? डिक्रीज होती है। क्या ये बात समझ आ रही है? कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो हम ये जानते हैं जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा कॉस थीटा घटेगा। यहां पर आपको 4 ग्राफ दिखाई दे रहे हैं, तो गारंटी है उन 4 ग्राफ में से 3 ग्राफ घटते हुए दिखाई दे रहे होंगे। दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? तो गारंटी है वो 3 ग्राफ इनके ही होंगे। एक ग्राफ है जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हो, और वो गारंटी है किसका होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन का होगा, मतलब mg sin थीटा का होगा, क्योंकि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा cos थीटा घटेगा, लेकिन sin थीटा बढ़ेगा। क्या लग रहा है जनाब? कुछ हवा लग रही है? तो जरा ध्यान से देखिएगा जनाब, अब बनाने जा रहे हैं ग्राफ। मैं आपसे पूछ रहा हूं, नॉर्मल ये है, ये लिमिटिंग है, ये काइनेटिक है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन है? क्या ये देख पा रहे हो? क्योंकि यहाँ पे mg cos थीटा के आगे कौन है? 1। यहाँ कौन है? यहाँ कौन है? ये तो बात तय है कि तीनों का ग्राफ का पैटर्न एक जैसा होगा, लेकिन नॉर्मल का ग्राफ सबसे ऊपर से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहां पर आगे किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 का हो रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें स्टैटिक की, उसके बाद ये ग्राफ किसका होगा? स्टैटिक। ये किसका ग्राफ है? नॉर्मल। और ये स्टैटिक नहीं बोलना चाहिए, लिमिटिंग, या बोल सकते हैं एफएस मैक्स। क्या बोल सकते हैं? उसके नीचे से किसका स्टार्ट होगा? ये काइनेटिक का होगा, एफ के। और जो बढ़ रहा है यहां से इस तरीके से, वो किसका होगा? स्टैटिक का होगा। अब तो इसके बाद इस सवाल में औपचारिकताएं बाकी रह गई हैं। मेरी तरफ से तो ये सवाल क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल फोर्स ऑन द कॉइन फ्रॉम द ब्लॉक। ऊपर वाला ग्राफ देखो, सबसे ऊपर वाले ग्राफ पे कौन कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं? 1 2 3 4 और 5 लाई कर रहा है या नहीं कर रहा? तो ये चारों पॉइंट क्या नॉर्मल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो इनमें से देखो 1 2 3 4 5 में से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 2। तो आंसर इज व्हाट? बॉम्बे। नहीं आया गरीबो? और तालिबानियों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां भी है क्या भाई तालिबान वाले लोग? ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। थीटा सी। जनाब, थीटा सी का मतलब जानते हैं आप लोग? क्या होता है बताइए जल्दी। हाँ, क्या होता है? थीटा सी का मतलब होता है, कुछ नाम था उसका, एंगल ऑफ रिपोज। ये वो एंगल होता है जिस पे जस्ट ये ब्लॉक स्लिप करना शुरू करता है, और जब स्लिपिंग स्टार्ट होती है तो हम ये कह सकते हैं कि जो नीचे वाला फोर्स है, जो कि कितना है? mg sin थीटा, वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा। अरे हाँ या ना? अरे सहमत हो? मतलब हम ये कह सकते हैं mg sin थीटा का स्टैटिक फ्रिक्शन का तो ये ग्राफ है। अरे है या नहीं है? तो उस इंस्टेंट पर क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगी या नहीं होगी? सोच लो। मतलब आपको याद होगा जब आपने एंगल ऑफ रिपोज निकाला था, तो आप याद करो एंगल ऑफ रिपोज में आपने mg sin थीटा को बराबर μs इनटू मैक्सिमम वैल्यू के किया था या नहीं किया था? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ग्राफ, कौन सा ग्राफ? ये वाला ग्राफ, इस वाले ग्राफ को, एफएस मैक्स वाले ग्राफ को जहां पे कट कर रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है कहां पे कट कर रहा है? 8 पर। 8 के नीचे वाला पॉइंट देखो, जहां पे कट कर रहा है ये वाला पॉइंट है 8। 8 के नीचे वाला पॉइंट कितना है? 16। तो यही वाला एंगल होगा कौन सा? एंगल ऑफ रिपोज। जनाब कुछ समझ में नहीं आ रहा? क्या सवाल सच में बहुत टफ था या चूरन था? अरे चूरन सवाल था या नहीं था? और जेई में आपसे इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, जहां पर देखने में तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या पूछ लिया गया है, लेकिन जब सॉल्व करते हैं तो ये सवाल, ये तो मुझे समझाने में इतना वक्त लग गया, अगर मुझे सिर्फ सॉल्व करना होता तो क्या ये 2 मिनट का सवाल था? या कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ा जाए? सहमत हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को डाउट? क्या सभी से हो गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको थोड़ा सा बी केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर आपने काइनेमेटिक्स पढ़ी है, ये ग्राफ किसका है? ओमेगा वर्सेस टी का है। वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट है? ओमेगा, और एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट है? टी। मैं आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछूं कि यार अगर आपको वीटी ग्राफ दिया होता, मान लो इस तरीके का कौन सा ग्राफ दिया होता? वीटी ग्राफ दिया होता, तो वीटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या देता है?
एरिया अंडर द कर्व क्या देता है? क्या याद है? क्या वही सारी चीजें जो वहां अप्लाई होती थी, क्या वो सारी चीजें यहां भी वैलिड होंगी? जैसे हम बोलते हैं कि वीटी का एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट देता है, क्या उसी तरीके से बोल सकते हैं ओमेगा वर्सेस टी का एरिया अंडर द कर्व मुझे क्या देगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देगा। जैसे वहां हम बोलते थे कि स्लोप ऑफ वीटी कर्व क्या देता है? स्लोप ऑफ वीटी कर्व क्या देता है? बहुत सोचना पड़ रहा है, फ्रीक्वेंसी लग रहा है मैच नहीं हो रही है, आवाज क्या वहां तक पहुंच नहीं पा रही है क्या भाई? ऐसा लग रहा है 5 मिनट बाद पहुंच रही है। क्या उसी तरीके से मैं बोल सकता हूं कि अगर ओमेगा वर्सेस टी का ग्राफ दिया हुआ है, किसका ग्राफ, तो उसका स्लोप क्या देगा? क्या ये सारी चीजें दोबारा से पढ़ाने की मुझे जरूरत है क्या? क्या अगर हमने काइनेमेटिक्स 1D में ग्राफ्स को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है, क्या वही सारी एनालॉजी यहां लगा सकते हैं? जहां एक्सेलरेशन था वहां एंगुलर एक्सेलरेशन, बस वही कहानी है। आप क्या करें, इस ग्राफ का एरिया निकालें अंडर द कर्व। क्या निकालें? एरिया अंडर द कर्व। तो ये तो बहुत टफ सवाल है, ओलंपियाड लेवल का सवाल हो गया एरिया निकालना, तो है ना, वो तो आप शायद निकाल ही नहीं पाए होंगे। अगर आप एरिया निकालेंगे तो आपका एरिया जो है वो 30,000 आता है। निकाला है किसी ने? तो हम मार देते हैं ए ऑप्शन, लेकिन आंसर देखते हैं तो आंसर में ए ऑप्शन नहीं है। अगर आपने सॉल्व किया हो तो पता होगा आंसर क्या दिया हुआ है, दिल्ली। क्या दिया हुआ है? दिल्ली। फिर हमें लगता है आंसर गलत दिया हुआ है, बोनस करवा लेंगे सर से, है ना, या फिर सर को बोल देंगे कि आंसर गलत दिया हुआ है। सवाल को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो जो टाइम है वो सेकंड्स में है, और जो ओमेगा है वो है रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो या तो रिवॉल्यूशन पर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो टाइम को किस में कन्वर्ट कर लो, मिनट में। तो जब तुमने फाइनल एरिया अंडर द कर्व निकाल लिया होगा, अगर आपने सॉल्व किया है, तो एरिया अंडर द कर्व जब निकालते हैं तो वो एरिया जनाब कितना आता है? जिन्होंने सॉल्व किया उनको पता होगा। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने रेस सॉल्व ही नहीं करी है? सबने करी है? ऐसा हो ही नहीं सकता, झूठ, महक आ रही है यहां तक। भाई साहब मैं पकड़ लूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, कोई तो होगा। सब करके आए हैं? झूठ भी कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, मानना पड़ेगा भाई। भाई आपका ये आता है लेकिन ये आंसर नहीं है। तो आप क्या करो, जो टाइम है, टाइम कितना दिया हुआ है, टोटल टाइम इंटरवल बताओ, 30 सेकंड। तो क्या आप 30 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो? मतलब टाइम जो है वो सेकंड में, उसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो क्या यहाँ पे 1/60 का मल्टीप्लाई कर दें? 1/60 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाता है? समझ में आया? ओके आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में किस पार्ट में डाउट है? ए बी सी डी, क्या सारे हो गए? सी कैसे हुआ? सी का 0 कैसे आ रहा है आपका? हाँ क्या? v कांस्टेंट रहेगा? वेलोसिटी कांस्टेंट होती है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जनाब। यस, आपने सॉल्व किया है ना? फोर्थ का ए और बी किया? अच्छा ऐसे भी करते हो क्या? ऑप्शन में भी डिसाइड करते हो कि कौन सा पार्ट करेंगे कौन सा नहीं करेंगे? तो छोड़ दिया, मतलब मल्टीपल करेक्ट में 4 ऑप्शन में से अगर हमने 2 ऑप्शन सॉल्व कर लिए उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप 2 ऑप्शन टिक करके आ जाएंगे आपको मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? 4 महीने हो गए जेई की तैयारी करते हुए, कैसे बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो जनाब? और मैं 4 बार पूछ रहा हूँ, किसी को डाउट है, किसी को डाउट है? देखो आप ये मत सोचा करो इस क्लास में बैठ करके कि सर को डाउट नहीं पूछूंगा तो सर को लगेगा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं और मेरा बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। क्योंकि मुझे रेस शीट एससीवी XYZ कोई भी किताब उठा लाना, मुझे देखते ही तुरंत पता चल जाता है कि कहां पर किस ऑप्शन में किसको क्या डाउट होगा। ठीक है, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि शायद सर फेंक रहे हैं, आपको आइडिया लग जाएगा अभी 1 हफ्ते के अंदर। मुझे पता होता है कि आपका आंसर ए आया होगा, ए इसलिए आया होगा कि आपने ये गलती करी होगी। आपसे किस क्वेश्चन के किस ऑप्शन में क्या गलती होगी तो क्या आंसर आएगा ना, मुझे सब कुछ पता है। ठीक है, सब कुछ आइडिया है मुझे। तो तुम मेरे सामने बिल्कुल भी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत किया करो कि सर से डाउट नहीं पूछेंगे तो सर पर एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। मुझे तुरंत समझ आ जाता है। मैंने पूछा फोर्थ में किसी को डाउट, सबने बोला नहीं, मुझे तुरंत समझ आ गया
कि सी में पक्का डाउट होगा। तुम लोग कह रहे हो कि 2 ऑप्शन करके छोड़ दिया, 2 ऑप्शन करके जेई में सिलेक्शन होगा क्या तुम्हारा? क्या नाम है? तो ऐसे काम चलेगा जीवन में? 2 ऑप्शन टिक करके आ जाएंगे क्या? जेई का जो प्रोफेसर जो जो सन की बुड्ढा है वो तुम्हें नंबर दे देगा क्या? इतनी मेहनत करी है, माइनस और कर देगा। 2 टिक करके आओगे ना तो जितने हैं उसमें से भी माइनस क्या कर देगा? 1 कर देगा। बैठो नालायक, डिसिप्लिन ही नहीं, मतलब डाउट ही नहीं पूछ रहे। मैं यहाँ पर डाउट आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ, अपने लिए थोड़ा ना कर रहा हूँ यार। सी ऑप्शन कौन बताएगा? बताओ बेटा। परफेक्टली, बैठ जाओ। एक्चुअली में सेकंड हैंड की बात की गई है, ठीक है, और समय 15 मिनट लिखा हुआ है, ना कि 15 सेकंड लिखा हुआ है। पहले इस बात को समझें। हर 1 मिनट बाद सेकंड हैंड घूम करके बार बार यहीं आ जाएगा। कैसा होगा या नहीं होगा? 1 मिनट में इधर, हर 1 मिनट में इधर होगा, तो 15 मिनट बाद भी इधर ही होगा। तो 15 मिनट पहले मतलब t बराबर 0 पर भी इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर ही होगी, और t बराबर 15 मिनट्स पे भी इसकी वेलोसिटी इधर ही होगी। तो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? 0। यू हैव टू फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन, एंड यू नो कि एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, और डेल्टा v की वैल्यू होती है 2v sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय t। लेकिन यहां पर आपको साफ साफ क्लियरली देख करके समझ में आ रहा है कि अगर आप वो वैल्यू पुट भी करोगे तो साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाती है? 0 आ जाती है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन 15 मिनट की जगह 15 सेकंड होता ना, तो ऐसा क्वेश्चन हम क्लास नोट्स में क्या कर चुके हैं? सॉल्व कर चुके हैं। क्योंकि अगर 15 सेकंड होता तो ये अभी यहां पर है, 15 सेकंड बाद कहां पे होता? यहां पर होता, और कितना एंगल घूम गया होता? 90 घूम गया होता। और वहां पर अगर आप थीटा की वैल्यू रखते तो थीटा की वैल्यू होती 90, और थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाती? 45। तो आपको याद होगा उस केस में जो आपका आंसर आता था √2v आ रहा था। नहीं आया समझ? नेक्स्ट डी पार्ट जो है उसमें पूछा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लोगों को लगता है कि यार सर ये कौन सा एक्सेलरेशन होता है, आपने तो पढ़ाया नहीं, आपने तो सेंट्रीपिटल पढ़ाया था, टेंजेंशियल पढ़ाया था। जे कौन सा एक्सेलरेशन है? अगर आपसे इंस्टेंटेनियस बोल दिया तो इसका मतलब किसी इंस्टेंट पे बोल रहा है, और किसी इंस्टेंट पर जो भी एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी द नेट एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन होगा? नेट। अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहीं लिखा है तो इसका मतलब जनाब क्या है? नेट एक्सेलरेशन। एक सवाल मेरा आपसे ये है, क्या ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है? अरे स्पीड कांस्टेंट है या नहीं है? तो बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? क्या क्या 0 होगा? कौन बोल रहा है 0 होगा? खड़े हो। हाँ हाँ हाँ, तुम ही से पूछ रहे हैं 0 होगा, तो फिर घूम कैसे रहा है? बिल्कुल सही बात भैया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या चेंज करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वो तो चेंज हो ही नहीं रही, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं, सिर्फ क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। और जनाब इस बात की गारंटी है, अगर मुझसे ए नेट पूछा जाए, क्या पूछा जाए? ए नेट। वैसे तो मैं मैग्नीट्यूड ये लिखा करता था स्क्वायर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, क्या ये याद है? लेकिन आज ए टी की वैल्यू क्या है? क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो गारंटी है कि ए नेट बराबर ए सी होगा, और ए सी बराबर क्या होगा? वी स्क्वायर बाय आर लिखो या ओमेगा स्क्वायर आर लिखो, कोई दिक्कत वाली बात? तो आपका यहां से कौन सा पार्ट आ जाएगा? डी पार्ट आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कहीं आपका आंसर ए तो नहीं आ रहा है? हाँ, जिन लोगों का आंसर ए आया हो उन्होंने वहां पर यह गलती करी है कि उन्होंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया होगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है हाउ मेनी रिवॉल्यूशन। तो अगर रिवॉल्यूशन निकालना है तो जो आपने थीटा निकाला है उसको 2 पाई से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा, देन यू विल गेट द आंसर। ये तो आपसे बहुत आसानी से हो गया होगा। थीटा तो आप निकालना जानते ही हैं, जैसे 5 में थीटा तो हम सीधे सीधे लिख देंगे, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा 1 अपॉन 2 इंटू टी। लेकिन इसके आगे हम पिघल जाते हैं। दिखता है ये ऑप्शन टिक, जय बजरंग बली। चलो आगे चलन दो, दुश्मन की नली। ठीक है,
फिर बाद में पता चला आंसर की देखी, आंसर की में आंसर दिया था दिल्ली। बताओ यार, सॉल्यूशन बनाने वाले लोग आंसर भी गलत लिख देते हैं। फिर वहां पर हंगामा करना शुरू कर देते हैं, आंसर सही करवाओ, आंसर सही करवाओ, और हम ध्यान ही नहीं देते कि हमें हाउ मेनी रिवॉल्यूशन पूछा गया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, रिवॉल्यूशन पूछा गया है, और रिवॉल्यूशन क्या होगा, थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है? 6 बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लें सभी लोग। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6 में हमें चेक करना होगा। क्या करना होगा? चेक। सभी लोग पढ़े। क्या आपको क्वेश्चन नंबर 6 में ये बताया गया है कि पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है? क्या बताया क्या कहीं पर? बताओ वेलोसिटी क्या दी हुई है भैया? 4 - 3। इट इज क्लियर? ठीक है। मान लेते हैं कि सपोज ये जो पार्टिकल है ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। आपको यहां चेक करना होगा। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये वाली वेलोसिटी किस क्वाड्रेंट में होगा पार्टिकल, तब पॉसिबल होगी। तो मैंने कहा सबसे पहले तो हमें सेंस डिसाइड करना होगा। हमने सेंस क्या मान लिया? क्या माना? जोर से बोलना पड़ेगा। ध्यान से देखना, अगर मान लो इस क्वाड्रेंट में हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वेलोसिटी तो टेंजेंशियल होती है। क्या होती है? टेंजेंशियल। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऐसे होगी। अरे होगी या नहीं होगी? क्या हम इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर सकते हैं? मैंने सुना है कि कंपोनेंट करना तुम्हें आता है, क्या ये बात सही है? एक बात बताओ, इस वेलोसिटी का ये हो गया वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट का है, ऊपर है नीचे? ऊपर मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव? लेकिन हमें क्या दिया है, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। अब आ जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो वेलोसिटी इधर कहीं होगी। अरे होगी या नहीं होगी? क्या ध्यान से देखना, वेलोसिटी अगर इधर, क्या इसके दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं? ध्यान से देखना, वेलोसिटी का एक तो वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट कहां रहा है, ऊपर या नीचे? नीचे। पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। चलो भैया यहाँ तो सही है। अब आ जाते हैं एक्स कंपोनेंट पर। दिख रहा है एक्स कंपोनेंट किधर है? क्या इधर है? ये पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो इसका मतलब वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव और वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव। इज इट पॉसिबल और नॉट? चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। यहां पर एक बात याद रखना, लोग यहां पर कैसे बोलते हैं, सर ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो सर एक्स नेगेटिव होता था, वाई पॉजिटिव होता था। भाई साहब, हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं या वेलोसिटी की बात कर रहे हैं? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर इस वाले क्वाड्रेंट में तो एक्स कंपोनेंट आप कह रहे हो नेगेटिव होगा, लेकिन मैंने तो पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। पीछे वाली जनता सोच रही है बात तो सही बोली है। पीछे वाली जनता को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। भैया हम उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट नहीं देख रहे हैं, हम पोजीशन देख रहे हैं या वेलोसिटी देख रहे हैं? वेलोसिटी देख रहे हैं, तो जरा वेलोसिटी पे फोकस रखिएगा। जब इस क्वाड्रेंट में पहुंचा तो वेलोसिटी इधर। इज इट क्लियर? तो जरा जनाब ये बताओ, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, कौन सा है? और ये क्या है? ए एक्स पॉजिटिव और वाई सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। अब देख लेते हैं यहां पर, जल्दी बताओ भाई, ये क्या है? ये क्या है? दोनों पॉजिटिव। पॉसिबल है क्या? तो जैसे ही हमें दिखता है थर्ड क्वाड्रेंट टिक कर करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जनाब दो केस होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि वो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। अगर ये किस सेंस में घूम रहा होता, क्या समझ पा रहे हो आप लोग? अगर ये क्लॉकवाइज सेंस में चल रहा होता तो वो भी तो चेक करना पड़ेगा। तो जरा ध्यान से देखना, क्लॉकवाइज सेंस में चलेगा तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी किधर होगी, ऐसे या ऐसे? क्या ये दिखाई दे रहा है? तो जरा ध्यान से देखना, क्या हम कह सकते हैं वेलोसिटी इधर होगी? इस वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या है, एक्स कंपोनेंट क्या है? अरे जनाब हो गया ना काम, अपन को एक्स पॉजिटिव और वाई को नेगेटिव बनाना था। ऐसे आप आगे भी चेक कर सकते हैं, आगे के 3 मैच नहीं करेंगे, आगे के 3 मैच नहीं करेंगे। तो कह सकते हैं अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होता तो ये वेलोसिटी कहां होती, और अगर ये क्लॉकवाइज चल रहा होता तो ये वेलोसिटी कहां होती। क्या हो पाएगा सॉल्व? अब क्या सॉल्व होगा, हो तो गया। रुद्र प्रताप सतीश,
बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे लो, ऐसी हरकतें करोगे तो आईआईटी के गेट के बाहर रजनीगंधा बेचते पाए जाओगे। अच्छा, कंटिन्यू कंटिन्यू भाई, तालियां बजाते रहो, माहौल का मजा लो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, चलन दो। यस, क्वेश्चन नंबर 7। अगला गए हो क्या? बिल्कुल ही है, बहुत सस्ता सवाल है ये तो। एक बात बताओ, पार्टिकल की स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, तो एटी क्या होगा? क्या होगा? सिर्फ कौन होगा? है? कौन सा वाला एसी होगा? वोल्टास का? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एसी, एसी बराबर होगा कितना? वी स्क्वायर बाय आर। वी तो हर जगह क्या है? ये कैसे पता चला? गजब। तो अपन ये बोल सकते हैं, जहां पर आर की वैल्यू कम होगी, मतलब जिस सर्कल का रेडियस कम होगा, वहां पर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। देखो भैया, दो सर्कल दिख रहे हैं, इधर और इधर, कौन से वाले का कम है? 3 to 4। तो 3 to 4 में रेडियस कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा। सवाल खत्म। हाँ बेटा, कैसे भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिया तो आपको जो ऑप्शंस दिए उनको कंसिडर करो, ऑप्शंस को चेक करो। हाँ जा सकता है, बिल्कुल। अरे तो भैया, ऐसे घूम के जाए या ऐसे घूम के जाए, रेडियस बदल जाएगा। अगर मैं इस सर्कल पे क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाऊं तो इसका रेडियस जो है वो 5 से 50 हो जाएगा क्या? हम्म, कैसे भी जाओ, बैठ जाओ, आराम से देखो, समझ आ जाएगा। एक्सलेशन किसी इंस्टेंट पे देखते हैं, तो जब वो कर्व में घूम रहा है तो उसका रेडियस तो कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे क्लॉकवाइज जाए या फिर एंटी क्लॉकवाइज। सोचो आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, सस्ता सवाल है, होना चाहिए था। ऐसे अर्थ घूमती है, ठीक है। लैटिट्यूड का मतलब नहीं पता होगा, ज्योग्राफी तुम्हारी बहुत स्ट्रांग है लग रहा है। लैटिट्यूड का मतलब ये होता है, ये इक्वेटोरियल जो प्लेन है। सर ये क्या बोला आपने? सर ये कहाँ पे पढ़ाया जाता है? सुनने में तो सर अच्छा लगा है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, 10th में बिना पढ़े पास हुए हो तुम लोग। ठीक है, रिजल्ट आ जाता तो कसम से 50% भी नहीं ला पाते। ठीक है, फिर तो और बेइज्जती वाली बात है। लैटिट्यूड का मतलब है कि सपोज यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल है तो इक्वेटोरियल प्लेन के साथ जो उसका पोजीशन वेक्टर एंगल बना रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। तो ये ऐसे घूम रहा होगा, कैसे? इस सर्कल में। क्या बात समझ आ रही है? ये तो किसका रेडियस हो गया? अर्थ का। ये पार्टिकल, पार्टिकल या बॉडी जो भी है, ये जिस रेडियस में घूम रहा है, क्या वो रेडियस आर ही होगा क्या? कितना होगा वो? आर ई cos 60। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि आपको 6400 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 6400। तो इसके बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पता है एक्सेलरेशन पूछा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। इसको आर को स्मॉल आर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? स्मॉल आर। यहां तक समझ आया? अब देखना ध्यान से। सर ओमेगा तो दिया नहीं है, क्या छोड़ देंगे क्वेश्चन? सर डेटा इज इनसफिशिएंट। क्या हम अर्थ का ओमेगा निकाल सकते हैं? इसको आपको याद करना होगा कि अर्थ पूरा चक्कर कितनी देर में घूमता है? 24 आवर, मतलब 2 पाई रेडियन। ओमेगा निकाल रहा हूं, कितना एंगल घुमा? 2 पाई, 24 घंटे। ऐसा यूनिट में अगर निकालना है तो 24 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करोगे, कितना करोगे? 60 × 60 ओमेगा आ गया। लेकिन याद रखना कि रेडियस को आप किलोमीटर में ना रखें, किस में रखें? मीटर में रखें। तो कन्वर्ट कर लेना, किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट करना आता है? थोड़ा टफ तो है, ओलंपियाड लेवल की बात पूछ ली है मैंने। वो बोल रहे लैटिट्यूड का कोई यूज नहीं आया इसमें, तालिबान वाले। यूज आया नहीं आया भाई? क्वेश्चन नंबर 9, ये तो पूछना भी मत, अगर डाउट हो तो भी मत पूछना, उठा के बाहर फेंक दूंगा, बता दिया।
यस, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, 10th क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, एक बात बताओ मुझे कि जिस पार्टिकल की बात कर रहे हैं वो पार्टिकल यहां पर है, अरे है या नहीं है? इस तरीके से रस्सी से कनेक्टेड है और रस्सी को नीचे खींचा जा रहा है और साफ साफ दिखा हुआ है। उस ब्लॉक को देखो ध्यान से, क्या वो ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे है? क्या उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी है? ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके पास भी एक एक्सेलरेशन होगा, होगा या नहीं होगा? और ये वाला होगा 80। क्या होगा? 80। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, सर्कल में चल रहा है? अगर सर्कल में चल रहा है तो क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है? और अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो कौन चेंज करता है, एसी या एटी? एसी विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स द, गारंटी है भाई। तो अपन कह सकते हैं जनाब इसके पास एक और होगा एसी। और मैंने सुना था, पता नहीं आपको पता है या नहीं, एसी और एटी का जो रिजल्टेंट होता है वो नेट एक्सेलरेशन देता है। क्या इन दोनों का रिजल्टेंट इन दो वेक्टर के बीच में ही कहीं आएगा? क्या ये नेट एक्सेलरेशन है या नहीं है? सवाल में पूछा है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स का मतलब नेट फोर्स। क्या नेट फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है? अब सोच रहे होंगे ये कहां पढ़ाया गया था, न्यूटन सेकंड लॉ याद करो, F बराबर m इंटू ए। तो जो नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा क्या वही नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा? तो यहां पर ये एरो बने हुए हैं, इन 4 एरो में से देखो कौन सा एरो है जो इस तरफ आ रहा है। चलिए देख लीजिए भाई, शीट में क्या दिया था? हाँ, यस, S1 क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 4 करो यार, इतनी गरीबी आ गई है क्या? ट्राई करो, 4 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए भाई, आगे बढ़े। और यस, एक्सरसाइज O1 में क्वेश्चन नंबर 10, किसी को डाउट? देख लेते हैं, ठीक है। कितने लोगों से हुआ ये क्वेश्चन? ग्रेट। सॉल्यूशंस आपको दिए गए हैं तो थोड़ा सा आप सॉल्यूशन से भी हेल्प लें, ठीक है। एक बात बताओ, ये लेंथ दी हुई है, क्या दी हुई है? लेंथ। लेंथ कितनी दी हुई है? t² + 5। अगर मैं लेंथ को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? स्पीड मिलेगी। क्या मिलेगी? स्पीड। अगर हम डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? स्पीड मिलेगा। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमें स्पीड मिलेगा। स्पीड क्या होगा? ds/dt। क्यों, पीछे वालों समझ आ रहा है? जो कि कितना होगा? 2t। और अगर स्पीड को भी डिफरेंशिएट कर दें तो क्या मिलेगा? कितने लोग कहते हैं कि नेट एक्सेलरेशन मिलेगा? कौन कौन है मेरे साथ? मेरा आंसर आ रहा है नेट एक्सेलरेशन। कोई मेरा साथ नहीं दे रहा भाई। स्पीड को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा? क्या बात है यार, पढ़ाई वढ़ाई शुरू कर दी क्या तुम लोगों ने? बहुत शानदार। 80। जैसे ही 80 आता है सो कहते हैं सर आंसर आ गया 2 मीटर 8 टिक। फिर आंसर पीछे चेक करते हैं, यार ये शीट बनाने वाले बताओ आंसर भी गलत दे देते हैं। जनाब ये क्या सर्कुलर मोशन कर रहा है? साफ साफ अंग्रेजी पढ़े तो लिखा हुआ है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो तो एक्सेलरेशन को 2 कंपोनेंट में तोड़ा जा सकता है, एक एसी और दूसरा एटी। आपने जो निकाला है वो तो अभी एटी निकाला है, क्या एसी भी निकालना पड़ेगा? एसी का फॉर्मूला मेरे को तो याद है, तुम्हारे बारे में पता नहीं। v²/r। v की वैल्यू ये रखी हुई है, क्या इसका रख दें, पुट कर दें? 4t²/r। क्या r की वैल्यू दी हुई है क्या? 20। अभी भी खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा बताओ नेट एक्सेलरेशन क्या जोड़ दें क्या? जोड़ मत देना जनाब, क्योंकि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में है तो नेट एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहां पर क्या करेंगे, ए टी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, इज इट क्लियर, प्लस ए सी का स्क्वायर, एक और स्क्वायर होगा 4t²/20। ये कट जाओ, काट दो इसको, कितना आ रहा है ये? t²/5।
सिंपल बना लेते, सिर्फ टी स्क्वायर 5 लिखूं या इसका भी स्क्वायर करूं? इसका भी। याद रखना, ये गलती करोगे तुम, स्क्वायर करना भूल जाओगे। कर भी दी होगी कुछ लोगों ने गलती पहली बार में। क्या टी की वैल्यू दी हुई है क्या? क्वेश्चन पढ़ो, टी की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3/10। अगर टी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी जाए, क्या हमें आंसर मिल जाएगा? नहीं आया? क्या कुछ ज्यादा टफ सवाल है क्या? बस आपको याद रखना है कि भैया स्पीड को डिफरेंशिएट करके क्या मिलता है, एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल मिलता है। और कौन सा था? 12 में किसी को डाउट? ओके वंडरफुल, आगे बढ़े। 21 डाउट है? ओके हा, 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 हा। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या किया भाई? कौन बताएगा? पुलकित, पुलकित अच्छा बच्चा है। तो एक्सेलरेशन भी परपेंडिकुलर ही होगा। बहुत बढ़िया। तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी नहीं क्योंकि सर्कुलर मोशन में आएगा। एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट में होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी। और काइनेटिक स्ट्रेट लाइन में तो होगा नहीं, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी क्योंकि v स्क्वायर होता है। ओके वंडरफुल। देखिए ध्यान से, आपको बोला गया कि अब पार्टिकल है जिसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये कहानी कुछ मेरे सामने ऐसी लग रही है, मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी ये है और ये जो फोर्स है वो इसके परपेंडिकुलर है। क्या ये बोल सकता हूं? जनाब एक बात बताओ, अगर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है तो क्या नेट एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा? तो अपन ये कह सकते हैं कि अपना नेट एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा, और इस डायरेक्शन में तो एक ही एक्सेलरेशन होता है, कौन होता है? एसी। यार ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमारे पास सिर्फ एसी ही प्रेजेंट है। अगर फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब एसी तो है लेकिन एटी नहीं है। क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कंडीशन थी? क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट थी? वेलोसिटी कांस्टेंट थी या स्पीड कांस्टेंट थी? स्पीड कांस्टेंट थी। चलिए सवाल पढ़ते हैं, देखते हैं। पहला पार्ट ए लिखा है वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सही या गलत? क्यों गलत है? डायरेक्शन लगातार बदल रहा है जनाब। बदल पाओगे? पीछे वाले कह रहे हैं नहीं बदल पाएंगे। क्यों भाई, बदल पाओगे कि नहीं? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। लोगों को लगता है यार फोर्स कांस्टेंट दिया तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज अ स्केलर और वेक्टर? स्केलर और वेक्टर। जरा एक बात बताओ, यहां पर क्या अपन बोल सकते हैं एसी का वैल्यू v स्क्वायर बाय आर होगा? v मतलब स्पीड, v क्या है यहाँ पे? स्पीड। स्पीड चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा लेकिन डायरेक्शन तो बदलेगा ना। तो क्या हम उस वेक्टर क्वांटिटी को कांस्टेंट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। जब पार्टिकल इधर पहुंचेगा तो एक्सेलरेशन इधर होगा, जब इधर पहुंचेगा तो इधर होगा, इधर पहुंचेगा तो इधर होगा। क्या डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है? ये बात मैंने क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बताई थी? इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर और वेक्टर है। पक्का? काइनेटिक एनर्जी होती है जनाब हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। वी होती है स्पीड, स्पीड का स्क्वायर। स्पीड चेंज नहीं हो रही तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। लोग कहते हैं डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, उनका नालायक, एनर्जी स्केलर है और स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं देखते। इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। बकवास। ट्वेंटी टू क्या क्लास नोट्स का क्वेश्चन है? क्या एज इट इज सेम क्वेश्चन हम क्लास नोट्स में कर चुके हैं? किया है या नहीं किया है? ओके वंडरफुल, आगे बढ़े भाई। और क्या दिया हुआ था? हैं? करके आए हो? ओके यस। क्वेश्चन नंबर 1 किसी से हुआ? क्वेश्चन 1 क्यों तुमसे हुआ? करके आए हो तुम लोग? हैं? ये मत सोचना कि गर्ल्स स्टूडेंट ने कुछ बोलूंगा नहीं, बराबर हिसाब बटेगा। इन लंगूरों की तो मार पड़ेगी और तुम पे डांट पड़ेगी। करके आना होमवर्क, ठीक है? इनसे तो उम्मीदें कम है मेरे को वैसे भी।
ये तो रजनीगंधा भी बेच लेंगे। तुम्हारे पास स्कोप कम है थोड़ा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी को बुरा लगा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए भैया, कुछ लिखा हुआ है अंग्रेजी में पढ़े। फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग द एक्सलेशन, ओहो माय गॉड, एक्सलेशन एट अ पॉइंट आर इन थीटा, ओ हो। एक्चुअल में क्या, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती। ये जो तरीका है ना कोऑर्डिनेट्स देने का, आर थीटा है, ये सब जानते हो तुम? अच्छा, क्या बात है यार। मतलब मैं तो सोच रहा था, पोलर बोलने से डर लग रहा था। मैं सोचा था ये बोलूं पोलर कोऑर्डिनेट तो आधी जनता कहेगी ये क्या होता है। तुम लोग तो गजब यार, बहुत बड़े। अब तो अपन को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, ये आर और ये क्या है, थीटा। हमसे एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, साफ साफ लिख दिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जल्दी से बता दो एक्सेलरेशन क्या एसी होगा या एटी होगा? और मैंने सुना है ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होता है, क्या तुमने भी यही सुना है क्या? तो हम ये कह सकते हैं इस पॉइंट पे जनाब एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना होगा, वी स्क्वायर बाय आर। ऑप्शन में देखा वी स्क्वायर बाय आर दिख नहीं रहा, ए ऑप्शन दिख रहा है, क्या टिक मार दें क्या? नहीं, हमें सबसे पहले अब इस वी स्क्वायर बाय आर के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? कंपोनेंट। और मैंने सुना है कि कंपोनेंट करने में तुम बहुत उस्ताद रहे हो, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा तो क्या ये भी थीटा? तो जल्दी से बताओ इसका एक्स कंपोनेंट क्या इस दिशा में आ रहा है? कितना आ रहा है? कितना है? वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा। हाँ वो बाद में लगाएंगे। नीचे वाला इज्जत के साथ अगर लिखना चाह रहे हो तो ये माइनस के वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा आई कैप, और माइनस के, ये माइनस क्यों लगा रहा हूं? स्टाइल मारने के लिए कोई लॉजिक है? क्या लॉजिक है भाई? डायरेक्शन का है ऊपर या नीचे? अलोंग द वाई एक्सिस। सवाल खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन अभी आया था ओवन में, सेम ये रहा, ये लिखा हुआ है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, ओके पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ें सभी लोग, जिन लोगों से नहीं हुआ वो लोग पढ़ें, ठीक। क्वेश्चन में एक बात लिखी हुई है, दे मेक कंप्लीट सर्कल इन द सेम टाइम। ये क्या कहना चाह रहा है? इसका मतलब क्या सेम है? इनकी वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी? ये समझ में आया? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ओमेगा होता है एंगल डिवाइडेड बाय टाइम। पूरा सर्कल कंप्लीट करने में दोनों को सेम समय लगा, और पूरा सर्कल कंप्लीट करने में जो एंगल ट्रेवल करते हैं कितना होता है, 2 पाई। तो 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ओमेगा 1 बराबर क्या होगा? जब दोनों का ओमेगा सेम है तो ओमेगा के टर्म्स में बात कर लेते हैं, वी के टर्म्स में क्यों बात करें। रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, क्या मैं A1 बराबर ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू R1 लिख सकता हूं? क्या मैं A2 बराबर ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू R2 लिख सकता हूं? ओमेगा सेम है, क्या एक्सेलरेशन का रेशियो वही आएगा जो रेडियस का रेशियो है? लोग सोच रहे होंगे मास क्यों नहीं आएगा, क्या हो गया? डिस्कशन कंप्लीट, लीजिए क्लास नोट्स निकालिए। मनन गुप्ता पूछ रहे हैं भैया ओमेगा सेम कैसे है? मनन बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। पूरा सर्कल दोनों कार सेम टाइम में कवर कर रहे हैं, इसीलिए दोनों का ओमेगा क्या होगा, सेम होगा।
देखो भाई, फिजिक्स सीखनी है और बढ़िया रैंक के साथ अगर सेलेक्ट होना है तो होमवर्क रेगुलरली करते रहना। ठीक है, ऑनलाइन में मुझे नहीं पता आप लोगों ने कैसे पढ़ा है, लेकिन ये बता देता हूँ कि ऑफलाइन का एक बहुत प्रॉपर सिस्टम है, और जिस सिस्टम को हम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिस्कशन। क्या होता है? डिस्कशन। पढ़ाना वढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डिस्कशन। अगर आप डिस्कशन में रेगुलरली इन्वॉल्व होंगे, होमवर्क रेगुलरली कर करके आएंगे, तो इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि 6 महीने बाद आप अपने आप को खुद फील करेंगे कि आपसे बढ़िया शानदार फिजिक्स किसी और की नहीं होगी। अगर आपने होमवर्क नहीं किया, डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं हुए, आप अपने हिसाब से चलते रहे, क्लास आते रहे, अच्छी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाते रहे, घर जाके बस नोट्स पढ़ते रहे, सब कुछ किया, रेगुलर क्लास आए, रेगुलर आपने क्लास नोट्स बनाए, घर जाकर के क्लास नोट्स पढ़े, सब कुछ किया, बस आपने एक काम नहीं किया, दैट इज व्हाट? होमवर्क। तो मैं आपको बता देता हूं, इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं किया। एक बात याद रखना, एलएन में आपने कुछ भी जो एक्स अमाउंट पे किया है ना, उस एक्स अमाउंट का लगभग 75% जो है ना, दैट इज ओनली फॉर व्हाट? डिस्कशन एंड होमवर्क। कोटा की यही तो खास बात है, तभी तो आप इतनी दूर से यहाँ पे आए हैं। कंटेंट तो फ्री में मिल जाता है मार्केट में, देख लेना, मिल जाएगा फ्री में आजकल तो। ठीक है, 75% वेटेज है, और अगर आपने ये बहुत तमीज से कर लिया तो आपको और कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कंटेंट तो किताबों से पढ़ के भी इंसान सीख सकता है, लेकिन जो सिखाया जा रहा है उसको जब तक हम अप्लाई करना नहीं सीखेंगे, अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हम फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट नहीं सीख सकते। केमिस्ट्री आप सीख सकते हैं, रट्टा मारते रहो, इनऑर्गेनिक केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, तो सीख सकते हैं, लेकिन फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट नहीं सीख सकते। क्या ये बात याद रहेगी आप लोगों को? मैं नहीं चाहता कि समय समय पर मुझे आपको एक बात ये याद दिलानी पड़े कि तुम होमवर्क करके आए हो या नहीं आए हो। ऐसा दिन नहीं आना चाहिए कि मैं यहाँ क्लास में होमवर्क चेक कर रहा हूँ, मतलब मुझे ऐसी फील नहीं आनी चाहिए कि मैं नर्सरी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कॉपी चेक कराओ भाई, कहाँ है होमवर्क। भाई ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं ये एक्सपेक्ट करते हुए पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ पे सभी वही स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो जेई एस्पिरेंट्स हैं और सेल्फ मोटिवेटेड हैं, जिनके जीवन का एक ही गोल है, आईआईटी में कैसे भी पहुंचना है, बस। अब ये नहीं होना चाहिए कि हर 4 दिन बाद मुझे तुम्हें बार बार बताना पड़े कि होमवर्क करना कितना जरूरी है, डाउट्स पूछना कितना जरूरी है। आपका हक है और आपको पूछना चाहिए। अगर आप पूछेंगे नहीं तो ये तो रेस है, आप नहीं दौड़ेंगे तो आपको क्या लग रहा है कि आपके साथ लोग भी नहीं दौड़ेंगे? ये तो रेस है, पीछे वाले लात मार के आपको गिरा करके आपसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, आप नहीं पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान में और स्टूडेंट्स नहीं पढ़ेंगे। जो अदर स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ेंगे और आपसे कहाँ निकल जाएंगे? आगे निकल जाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्या याद रहेगी ये बात? चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं। किसी को कोई डाउट है? 2 मिनट का समय दे रहा हूं, नोट्स देख लो, पिछली क्लास से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बेटा। पोलर है, पोलर, वो तो मैथ्स है, मैथ्स अपने आप बता देगी, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, अगर डिफरेंट क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा की जो वैल्यू है ना, है ना, वो ज्यादा होती जाएगी, अपने आप निकल जाएगा। कुछ मैथ्स को भी तो दो, यही तो मैथ्स की क्या है? ब्यूटी है। क्या बोलते हैं इसको? ब्यूटी। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, वो वाली ब्यूटी नहीं है। खुश हो रहे हो एकदम से, सुधर जाओ, सुधर। ठीक है, चलिए कुछ सवालों की प्रैक्टिस की जाए। कुछ डाउट पूछना चाह रहा है कोई? यस बताइए। वेलोसिटी के पैरेलल होता है हर इंस्टेंट पर, हाँ। क्या समझ नहीं आया मतलब? तो क्या होना चाहिए तुम बताओ? काइनेमेटिक्स 1D पढ़ी है तो 1D याद करो। 1D में जब स्पीड इंक्रीज होती थी तो स्पीड को चेंज कौन करता था? एक्सेलरेशन। और जब स्पीड इंक्रीज होती थी तो जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी होते थे वो दोनों क्या होते थे? पैरेलल। और जब स्पीड डिक्रीज होती थी तो क्या होते थे? एंटी पैरेलल। वही सेम एनालॉजी। ठीक, और बताओ। यस, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है।
स्पीड सोच लो आराम से, वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। मान लो मैं इस तरीके का कोई पाथ बना दूं सांप जैसा, क्या ये सर्कुलर है? नहीं। और इसके ऊपर बिल्लू को एक कार पे बिठा दूं और बिल्लू अपनी कार लेकर के जा रहे हैं, लेकिन कार की स्पीड हमेशा कांस्टेंट है। कार की स्पीड हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। मान लो जब ये कार यहाँ पे चल रही है, सवाल समझ में आया भाई क्या पूछा गया? सवाल ये पूछा गया कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा। तो क्या उस केस में वो हमेशा सर्कुलर करेगा? ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन अभी हम सर्कुलर पढ़ रहे हैं इसलिए इसकी बात कर रहे हैं। इधर 10, थोड़ी देर बाद इधर 10 होगी, ऐसे चल रहा है। लेकिन अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो हमेशा एक्सेलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, सिर्फ क्या चेंज होगा? डायरेक्शन, ठीक भाई। और आगे कर्वीलिनियर मोशन आएगा तो उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखें फटाफट। बाद में बात करेंगे, समय समाप्त, ठीक है। एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसका रेडियस क्या दिया हुआ है? 5 मीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन लिखें, अ पार्टिकल इज मूविंग, a particle is moving in a circle of radius 5 meter, in a circle of radius 5 meter, has a constant magnitude of 80, has a constant magnitude of 80. At t equals to 1 second, at t equals to 1 second, the speed of the particle, at t equals to 1 second, the speed of the particle is 10 meter per second, is 10 meter per second, and the net acceleration, and the net acceleration makes an angle of 37 degree, makes an angle of 37 degree with AC, with AC. और ये भी लिख लेना ब्रैकेट में, पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, पार्टिकल इज स्पीडिंग अप। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, क्या हुआ? शांत रहो, ठीक है। एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसका रेडियस क्या है? 5 मीटर, और उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एटी क्या है? कांस्टेंट। टी बराबर 1 सेकंड पे पार्टिकल की स्पीड कितनी दी हुई है? 10 मीटर पर सेकंड दी हुई है। और इस इंस्टेंट पर जो नेट एक्सेलरेशन है, मान लो यहां पर है पार्टिकल टी बराबर 1 सेकंड पर, जो नेट एक्सेलरेशन है वो एसी के साथ, एसी तो इधर होगा ना, अरे होगा या नहीं होगा? एक टी बराबर 1 सेकंड पर यह एंगल कितना दिया हुआ है? 37 डिग्री। इज इट क्लियर? फाइंड ए पार्ट, एटी, एटी का वैल्यू क्या होगा? बी, बी पार्ट यहां पर ए नेट, क्या आंसर? जो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑनलाइन में क्वेश्चन रिपीट कर दो बोलते रहते हैं, यहाँ पर कोई
परफॉर्मेंस या डांस शो तो हो नहीं रहा है कि यहाँ पे रिपीटिशन चलता रहेगा कि रिपीट रिपीट। आप क्लास में बैठे हुए हैं तो प्लीज अटेंटिव रहा करें और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुना करें। क्या सॉल्व हो चुका है? चलिए देखते हैं। एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि t बराबर 1 सेकंड पर क्या आपको स्पीड पता है? स्पीड कितनी है t बराबर 1 सेकंड पर? 10 मीटर पर सेकंड। एक बात बताओ, ये एंगल दिया हुआ है आपको, यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं या नहीं? क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ क्या tan 37 जिसकी वैल्यू होगी कितनी 3/4। और इस ट्रायंगल में देख के समझ आ रहा होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना होगा 80, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या होगा 80 डिवाइडेड बाय AC। अगर AC पता चल जाए तो 80 पता चल जाएगा। AC कैसे निकालें? AC निकालने के लिए v²/r। क्या आपको v पता है? तो यहां पर हम AC लिख सकते हैं v² इज व्हाट 100 डिवाइडेड बाय r, r की वैल्यू 5, तो AC कितना आ गया 20। अगर हम इस AC की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें 80/20, क्या भाई वो आंसर आ चुका है? क्या ये सवाल सॉल्व हो गया है? तो जल्दी बताओ यहां से 80 की वैल्यू क्या आ चुकी है? हाँ सही था क्या सभी का? वंडरफुल। ए नेट पूछा है, t बराबर 1 सेकंड पर ए नेट पूछा है, क्या किया जाए? क्या स्क्वायर रूट ऑफ AC² प्लस AT² कर दिया जाए? जल्दी बताओ AT की वैल्यू कितनी है 15, AC की वैल्यू कितनी आई है 20। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा 625 बन जाएगा और इसको निकालेंगे 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? यहाँ इस बात की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या सवाल बहुत टफ था? तो सकल क्या देख रहे हो, अगला क्वेश्चन लिखो फटाफट। A particle is moving in a circle of radius. A particle is moving in a circle of radius 8 meter. A particle is moving in a circle of radius 8 meter such that magnitude of radial acceleration, radial की जगह आप centripetal भी लिख सकते हैं, such that the magnitude of centripetal acceleration and tangential acceleration AT, tangential acceleration मतलब AT are always equal. If at t equals to 0, velocity is 2 meter per second. Velocity is 2 meter per second. Find the velocity at t equals to 4 seconds. Find the velocity at t equals to 4 seconds. t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो आपको बताना है कि t बराबर 4 पर वेलोसिटी क्या होगी। क्या कर दिया भाई? किसका आंसर 4 आ रहा है? दिखाओ क्या किया तुमने। ये क्या मजाक है? जिन लोगों का आंसर 4 आ रहा है वो गलत है। एक बात बताओ, यहाँ पर 80 कांस्टेंट है क्या? क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि हर एक इंस्टेंट पे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। हर एक इंस्टेंट पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, जल्दी पढ़िए फटाफट। क्या बोला गया है कि AC हमेशा किसके बराबर है? हाँ, अगर स्पीड चेंज हो रही होगी
तो एसी चेंज होगा, अरे होगा या नहीं होगा? एसी क्या होगा, वी स्क्वायर बाय आर, और अगर एसी चेंज हो रहा है तो एटी भी चेंज हो रहा है, तो क्या हम डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। नहीं आई बात समझ अभी तक? सुनिएगा ध्यान से, अप्रोच कैसे करेंगे। मान लो किसी जनरल टाइम टी पर अपन लोग क्या लिखेंगे, एसी, क्या एसी बराबर किसके होगा, एटी। अरे आया नहीं आया, जल्दी से बताओ, एसी का वैल्यू क्या लिखोगे और एटी का वैल्यू क्या लिखोगे, डीवी बाय डीटी। इज इट क्लियर? अब आपको समझ में आ रहा होगा यहां से कि इसके बाद हमें आगे कैसे मूव करना है। ये डीवी और डीटी को गायब करना है, क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट करना होगा। क्या करें, जितने भी बी वाले सारे टर्म्स हैं उनको कहां ले आए, एक तरफ, और टी वाले सारे टर्म्स को एक तरफ। अगर यहां पर आप ध्यान से देखें तो इसको लिखेंगे, देखो आर तो कांस्टेंट है, dt बराबर dv अपॉन वी स्क्वायर। ये किसी को समझ आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? हमने क्या किया, जितने भी v वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले गए और t वाले टर्म्स को एक तरफ कर दिया। अब क्या करना होगा, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करते समय क्या लगानी होगी, अरे हाँ या ना जवाब दो, क्या लगानी होगी, लिमिट। तो जल्दी से बताओ, t बराबर 0, यहां लगेगी t की लिमिट, t बराबर 0 पे स्पीड क्या है, स्पीड क्या है 2। कब निकालनी है स्पीड, हाँ 4 पर, तो t बराबर 4 यहां पर, और यहां पे मान लो t बराबर 4 पे स्पीड क्या है, v है। क्या इसके बाद आप इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं? रेडियस कितना दिया हुआ है, हाँ 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे r की वैल्यू आप क्या रख लेंगे, 8। आप लोग कैसे सॉल्व कर रहे थे, हाँ इक्वेशन ऑफ मोशन लगा डाली है। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए मैंने बताया था क्या होना चाहिए, एटी कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ एटी कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वेरिएबल है। बताओ इसको 1 अपॉन वी स्क्वायर, क्या इसको इंटीग्रेट करना आता है, बताओ कितना आएगा, सॉल्व करो फटाफट। हाँ क्या, इसको इंटीग्रेट करने पे क्या आ रहा है, माइनस के 1 अपॉन वी। भाई ये मैथ्स है इनकी, इनसे अब सॉल्व नहीं हो पा रहा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन वी। ये आया नहीं आया, क्योंकि ये बनेगा v की पावर -2, और v की पावर -2 को इंटीग्रेट करोगे तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये आया माइनस के 1 अपॉन वी। ऊपर की लिमिट v और नीचे की लिमिट 2। ये देखिएगा ध्यान से, ये तो हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा, 1/2। यहां पर ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, -1 अपॉन वी, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 1/2। अच्छा ये डेटा चेंज कर लो, ऐसा करो रेडियस को चेंज कर लो, ये कट रहा है ना यहाँ पे, रेडियस को 4 मीटर कर लो। रेडियस को कितना कर लो, 4 मीटर। क्वेश्चन में रेडियस का डेटा चेंज कर लो, रेडियस को 4 कर लो भाई। रेडियस अगर 4 हो गई तो ये क्या बन गया, 1। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये 1 बन गया तो बताओ यहां से क्या आ रहा है, -2। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। नोट डाउन दिस। जिन लोगों का आंसर 4 आ रहा था उनको गलती समझ में आई या नहीं आई, उन्होंने 4 कैसे निकाल दिया था, उन्होंने 4 कैसे निकाला था भाई, उन्होंने 80 कांस्टेंट कर दिया, v बराबर u प्लस 80 लगा दिया। क्या ऐसे गंदे मजाक हमें करने हैं क्या? हमें उस दिन भी बताया गया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड होगा जब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। एक पार्टिकल है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। कैसे स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से। सिचुएशन देखिएगा, कोई क्वेश्चन नहीं है ये। एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है और उसका 80 कांस्टेंट है। ये क्या है, 80 कांस्टेंट है।
और इसकी वैल्यू हम मान सकते हैं, एटी की वैल्यू मान लो कितनी है, ए नॉट, कितनी है, ए नॉट, और टी बराबर 0 पर पार्टिकल यहां पर है, अभी वो रेस्ट पर है तो उसका स्पीड क्या होगा, 0। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि टी बराबर 0 पर, कब भाई साहब, टी बराबर 0 पर उसके पास एसी होगा या एटी होगा, टी बराबर 0 पे एटी होगा, क्या होगा, एटी, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है एटी क्या है, उसका कांस्टेंट है, एटी का मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन एसी क्या होगा, क्यों, क्योंकि अभी स्पीड क्या है, 0। तो देखना मैं यहां पर दो पेन यूज करूंगा, नीले पेन से बनाऊंगा एटी और काले पेन से बनाऊंगा क्या, एसी। क्या मैं बोल सकता हूं इस समय इसके पास एटी है, अरे है या नहीं है, लेकिन एसी अभी क्या है, 0। लेकिन ये एटी क्या करेगा जनाब, क्या उसकी स्पीड बढ़ाएगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, मान लो यहां पहुंच गया, क्या अभी भी एटी होगा, एटी तो उतना ही होगा जितना यहां पर था, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि एटी क्या है, कांस्टेंट, तो यहां पर भी एटी इतना ही होगा। अभी जैसे ही चलना शुरू करेगा एसी आ जाएगा जनाब, ठीक है, पहले वेलोसिटी आई, वेलोसिटी आते ही क्या आ गया, एसी आ गया, ठीक है। एटी, एक बात बताओ, क्या इस पॉइंट पे जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा क्या इसकी स्पीड बढ़ रही होगी, अगर इसकी स्पीड बढ़ रही होगी तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ पर एक बात बताओ, इसके पास एसी होगा, क्या होगा, एसी, एसी कितना होगा, वी स्क्वायर बाय आर, कितना होगा, वी स्क्वायर बाय आर। तो जब वो इस पॉइंट पे पहुंचा, जब वो इस पॉइंट पे पहुंचा तो क्या उसके पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ये वैल्यू कांस्टेंट है, लगातार बढ़ रही है, मान लो ये चलता हुआ यहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। अब मुझे जल्दी से बताओ ये ब्लू वाला लेंथ ऑफ एरो चेंज होगा या नहीं होगा, चेंज होगा या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इसकी लेंथ यही रहेगी, डायरेक्शन आपको समझ आ रहा होगा, टेंजेंशियल, क्या रहेगा, टेंजेंशियल। अब एक बात बताना, इस पॉइंट पे जब ये पहुंचा तो जो स्पीड यहाँ पे थी क्या वही स्पीड यहाँ होगी, जो स्पीड यहाँ पे थी क्या वही होगी, क्या होगी, क्या स्पीड लगातार बढ़ रही है, हम कह सकते हैं यहाँ पे जीरो थी, ये जीरो से बढ़ती 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 लगातार बढ़ रही है, तो अगर यहाँ पे स्पीड बढ़ गई तो एक बात बताओ, ये वाला एसी ज्यादा होगा या ये वाला एसी ज्यादा होगा, क्योंकि एसी होता है वी स्क्वायर बाय आर। तो इस पॉइंट पर अगर मैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का एरो बनाऊं तो इससे छोटा बनाऊं, बड़ा बनाऊं या बराबर बनाऊं, छोटा बड़ा या बराबर, तो मैं बोल सकता हूं यहां पर मेरा एसी कुछ इस तरीके का बनेगा। अरे भाई कोई दिक्कत आ रही है क्या, अब मान लो यहां पहुंच गया, यहां पर बताओ जल्दी से एटी का एरो कितना बड़ा बनेगा, है, क्या बात कर रहे हो यार, क्यों, ऐसा कैसे पता चला, वो कांस्टेंट है, क्या एटी का एरो यही रहेगा, क्या अपन कह सकते हैं एटी के एरो में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा होगा, लेकिन जनाब एक बात बताओ, इस पॉइंट से जैसे ही वो इस पॉइंट पे पहुंचा क्या उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, ये स्पीड बढ़ा कौन रहा है, एटी बढ़ा रहा है, कौन बढ़ा रहा है, एटी, एटी ने जैसे ही और स्पीड बढ़ा दी क्या एसी और ज्यादा बढ़ गया। अब इस पॉइंट पर अगर ये एरो बनाऊंगा तो ये एरो कैसे बनाऊं, क्या इससे भी बड़ा बना दूं क्या, ये लो भाई, ये कोई गेम नहीं चल रहा है एरो वाला, तुम्हें लग रहा होगा, क्या आपको समझ में आ रहा है कि समय के साथ धीरे धीरे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा, क्या ये बात सभी को क्लियर है। अब मान लो आपसे पूछा जाता कि जनाब नेट एक्सेलरेशन बता दो, क्या बता दो, नेट एक्सेलरेशन बता दो, टी बराबर 0 पर नेट एक्सेलरेशन किधर होता, नेट एक्सेलरेशन क्या एसी और एटी का रिजल्टेंट है या नहीं है, टी बराबर 0 पे स्पीड 0, स्पीड 0, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यही है, तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा क्या एटी के बराबर होगा, क्या हम बोल सकते हैं टी बराबर 0 पे ए नेट और एटी दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम। जैसे आप आगे बढ़े यहां पर क्या ए नेट एक्सेलरेशन इधर कहीं आएगा, मान लो भाई साहब ये एंगल है थीटा 1, ये एंगल कितना है थीटा 1, ये थीटा 1 कौन सा एंगल है बे, बोल सकते हैं कि नेट एक्सेलरेशन जो किसके साथ बना रहा है। अब यहां पर आपको एक बात समझ आ रही है कि ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा क्या ये नेट एक्सेलरेशन धीरे 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 क्या सेंट्रीपिटल की तरफ बैंड होता चला जाएगा, या वेक्टर में पढ़ चुके हैं जिस वेक्टर का लेंथ ज्यादा होगा रिजल्टेंट उसकी तरफ ज्यादा झुका हुआ होगा, तो जब ये इस पॉइंट पे पहुंचा तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये नेट एक्सेलरेशन इधर कहीं होगा, यार इसकी लेंथ कैसे बढ़ गई,
AC बड़ा है और नेट होता है स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, तो ऑब्वियस सी बात है लेंथ बढ़ेगी या घटेगी? ये वाला जो एंगल है मान लो ये θ2 हो गया, ये बताओ θ1 ज्यादा होगा या θ2? θ1 या θ2? क्या ये बात समझ आ रही है? जैसे जैसे पार्टिकल फर्दर मूव करना शुरू करेगा, क्या जो नेट एक्सेलरेशन है वो धीरे 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 टुवर्ड्स द AC जाता जाएगा या नहीं जाएगा? t बराबर 0 पर। कब? t बराबर 0 पर। ये एंगल कितना बना रहा था? 90। कितना बना रहा था? 90। लेकिन जैसे ये मूव करना शुरू किया, क्या नेट एक्सेलरेशन जो है वो धीरे धीरे टुवर्ड्स द सेंटर बेंड होगा या नहीं होगा? और थोड़ी देर बाद की अगर चर्चा कर ले, मान लो कहानी यहाँ पहुंच चुकी है, कहानी इधर पहुंच चुकी है, अगर इस पॉइंट पे मैं नेट एक्सेलरेशन पूछूं, क्या नेट एक्सेलरेशन ऐसे बना दूं भाई? क्या? हाँ तो बैंड हो चुका है, तो बैंड कर तो दिया। ये एंगल कितना है? θ3। θ1 θ2 θ3 में कौन कम ज्यादा होगा? क्या सब बोल सकते हैं θ1 सबसे ज्यादा होगा, फिर θ2, फिर θ3? क्या ये धीरे धीरे AC की तरफ बैंड होता जाएगा? ये नहीं कह सकते कि पूरा AC की तरफ हो जाएगा, पूरा AC की तरफ तो कभी नहीं हो सकता, कम होता जाएगा, एंगल कम होता जाएगा। क्या बोल सकते हैं? धीरे धीरे 0 की तरफ टुवर्ड्स टेंड्स कर रहा होगा। जिस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन होगा, क्या उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा या नहीं होगा? अगर आपसे कोई पूछ ले कि जनाब ये बताओ नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या है, क्या आप ये बता पाओगे? ये एरो क्यों बनाए गए? स्टाइल मारने के लिए? इनका कोई लॉजिक है? इनका कोई लॉजिक है या नहीं है? क्या फिर से बताओ, फटाफट बताओ क्या लॉजिक था? AT कांस्टेंट है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है तो AC बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? AC। AC विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स द सेंटर, तो सेंटर वाला जो एरो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो जो नेट एक्सेलरेशन है जो कि इनिशियली AT के डायरेक्शन में था, क्या वो धीरे 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 क्या इस तरफ बेंड होता जाएगा या नहीं? नोट डाउन दिस फटाफट। ये स्पाइरल लग रहा है तुमको? कौन सा वाला ले रहे हो? है बे? कौन पूछा ये डाउट? हाँ भाई। हाँ तो क्या हो गया? बोल दिया ना, वो कंस्ट्रेन है उसका, सर्कुलर में चल रहा है वो, स्पीड भी तो बढ़ रही है। फटाफट नोट करें। अर्चित जैन साहब, तुम तो पढ़ाई लिखाई करना छोड़ ही दो भाई, ठीक है? तुम्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आता, काय को IIT में एडमिशन लिए हो? बस चैट में टाइप करना शुरू कर दिए। पढ़ना लिखना नहीं होता इन ऑनलाइन वालों को। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, कर्वीलिनियर मोशन। अभी तक तो हमने जो भी चर्चा करी वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ मोशन के बारे में करी, दैट वाज व्हाट? सर्कुलर मोशन। अरे भाई क्लियर है? अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं एक कर्वीलिनियर मोशन। सर कर्वीलिनियर मोशन कैसा होगा? मान लो कोई भी इस तरीके का ऊट पटांग शेप है, मान लो तुम्हारे घर की जो सड़क है वो कुछ इस तरीके की, कहीं गड्ढे हैं कहीं खाई है, कहीं गड्ढे हैं कहीं खाई है, इस तरीके से है, और आप इस पे चल रहे हैं लाइक दिस। कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरा देखिएगा भाई, मान लो आप इस पॉइंट पर हैं और इस पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। और सपोज इस समय आप पे जो नेट फोर्स लग रहा है, मैं जो बोलूं ध्यान से सुनना, ठीक है?
अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा। सपोज इस समय जो भी नेट फोर्स लग रहा है, कौन कौन फोर्स लगा रहा है मैं इस बात पे फोकस नहीं कर रहा, मैंने बोला कि जो अभी नेट फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है। किसने लगाया, कौन लगा रहा है मुझे नहीं पता, जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे उन सबका नेट रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। मेरा सवाल आपसे यह है, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा उस डायरेक्शन में क्या होगा, कौन सा वाला एक्सेलरेशन? क्या हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा? क्या हम ये कह सकते हैं कि नेट एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा जनाब? अरे बोल सकते हैं या नहीं? बहुत बढ़िया। सपोज ये नेट एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? थीटा एंगल। मैंने आप लोगों को एसी और एटी की डेफिनेशन बताई थी। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि व्हाट इज एसी और व्हाट इज एटी, क्या बता पाओगे? अगर आपसे यहां पर बोला जाए कि वेलोसिटी और नेट एक्सेलरेशन के बीच का एंगल थीटा है तो एटी बता दो, क्या लिखोगे? क्या बोल सकते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट है जो वेलोसिटी के अलोंग है। तो बताओ यहां पर इसके अलोंग वाला कंपोनेंट कितना होगा? है ए नेट कॉस थीटा। क्या ये बात किसी जनाब को समझ में आई या नहीं आई? अरे सहमत हो? बहुत बढ़िया। अगर आपसे कोई पूछ ले जनाब ए एन बता दो, ए एन का मतलब क्या है यहाँ पर? नॉर्मल एक्सेलरेशन, जिसको हम सेंटीपिटल भी बोलते हैं। आप ए एन भी लिख सकते हैं या फिर इसको एसी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एसी। सर्कल में एसी लिखते हैं और कर्वीलिनियर पे जनरली क्या लिखते हैं? ए एन। ये बात मैंने क्या बताई थी आप लोगों को? बताया था उस दिन कि इसका नाम सेंट्रिपिटल भी होता है, नॉर्मल भी होता है और रेडियल भी होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मल एक्सेलरेशन, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल एक्सेलरेशन? क्या हम ये कह सकते हैं ये एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है? अगर आपको नेट एक्सेलरेशन पता है तो क्या आप एसी और एटी निकाल सकते हैं? तो बताओ इस केस में क्या लिखोगे? है ए नेट साइन थीटा। क्या ये बात सभी को समझ आ गई है या नहीं आ गई? अगर आपको कभी भी नेट वेलोसिटी और नेट एक्सेलरेशन दिया होगा तो उस केस में अगर आपसे एसी और एटी पूछा गया तो निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे? क्या ये सवाल आपके लिए बहुत टफ है या बहुत आसान है? आपको बस दो चीजों का ध्यान रखना है। आपको क्या क्या पता होना चाहिए? थीटा पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? थीटा। ये थीटा किसके बीच का एंगल है बे? है थीटा इज द एंगल, नोट डाउन दिस, थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन velocity vector and a net। और क्या पता होना चाहिए थीटा के अलावा? नेट एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। क्या आप एटी और एसी निकाल पाओगे? नोट डाउन दिस। शिवान शर्मा पिछले 1 घंटे से ऑनलाइन में सिर्फ ये टाइप किए जा रहे हैं कि सर मैं पिछले नेक्स्ट वीक आ रहा हूँ, क्या जगह है क्लास में? अगर बेटा जगह भी होगी ना तो तुम्हें बिठाया नहीं जाएगा। तुम्हारी जिस तरीके की हरकतें हैं तुम डिजर्व ही नहीं करते शर्मा जी क्लास में बैठने के लिए। यस, क्या क्लियर है सभी को? आज के बाद अगर आपको किसी भी कर्वीलिनियर मोशन पर नेट एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी अगर पता है तो एसी और एटी पूछा जाए निकाल पाओगे? एक बात पूछना चाहूंगा, ये क्या करता है ये और ये? क्लियर है? सहमत हो? पक्का? अगर कहीं ये जीरो है तो क्या बोलोगे? अगर कहीं ये जीरो है तो क्या बोलोगे? अगर 80 जीरो है तो हम कहेंगे कि पार्टिकल इज मूविंग सच दैट द स्पीड इज कांस्टेंट। नहीं आई बात? अगर कहीं पर ये जीरो है तो क्या बोलोगे? पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, मतलब पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, या बोल सकते हैं वन डी मोशन। क्या बोल सकते हैं? वन डी मोशन। क्या वन डी मोशन याद है? अगर मान लो ये जीरो है तो क्या कहेंगे? अरे भैया अगर नेट ही जीरो है तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होगा या नहीं होगा?
क्या हम कह सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसे हम यूनिफॉर्म मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। नहीं यारी बात समझ, सहमत हो? तो चलिए अब हम यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल करेंगे जिसमें आपको अलग अलग सिचुएशंस दी होंगी एंड यू हैव टू फाइंड आउट द ए टी एंड ए सी। अच्छा एक बात और बताना पूछना चाहूंगा, अगर जनाब आपके सामने ऐसे लिखा हो, ये क्या है? वी के ऊपर डंडा लगा दिया, क्या स्टाइल मार, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या होता है? एक्सेलरेशन। कौन सा वाला? क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? क्या ये नेट होता है या नहीं होता है? वंडरफुल। अगर आपके सामने स्टाइल मार करके डंडा हटा करके ऐसा लिख दिया जाए, इसी को लिखने का एक और तरीका है, कैसे भैया? मॉड लगा के। क्या ये दोनों चीजें अलग अलग हैं या सेम है? अगर भाई साहब ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? अगर वो कह रहा है कि ये निकाल दो, या इसी को अंग्रेजी में बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखना चाहेगा, पता है कैसे लिखेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। क्या लिखेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अगर आपने S1 सॉल्व करी है तो वहां पे एक क्वेश्चन यही था, वहां पे पूछा था रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। लोग सोचते हैं ये तो पढ़ाया ही नहीं है। पढ़ाया नहीं पढ़ाया? बिल्कुल पढ़ाया जनाब। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड का मतलब क्या पूछना चाह रहा है? नेट एक्सेलरेशन या एटी? अगर कहीं पे इस तरीके से लिखा हो, क्या सवाल देखते ही छोड़ देंगे क्या भाई? बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसका मतलब क्या है? ये क्या होगा? ए नेट। कौन है ए नेट वाला? ब्रांड इंक्रीज करो जनाब, ये देसी का असर है। क्या मेरी बात समझ आ रही है भाई? मतलब ये है एटी। ये क्या है? एटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। चलिए देखते हैं, अभी पता चल जाएगा कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, एरा वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, एरा एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड। सांस लेना बंद कर दो जब तक आंसर ना आ जाए, ठीक है? ये 37 डिग्री। किसी इंस्टेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है। फाइंड ए पार्ट ए सी और बी पार्ट ए टी। समय शुरू 30 सेकेंड। हैं? क्या बात कर रहे हो? 30 सेकंड से पहले निकाल दोगे क्या? रिकॉर्ड तोड़ दोगे क्या सारे? चलो चलो, सवाल अगला। चले भाई, समय शुरू। 2 सवाल फटाफट निकालते जाएं। दूसरा सवाल क्या है? पार्टिकल की आपको वेलोसिटी दी हुई है 3 i कैप प्लस 2 t j कैप। यू हैव टू फाइंड आउट द नेट एक्सेलरेशन AC एंड AT एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। सस्ता सवाल है बिल्कुल। हो गया? करो करो करो, ट्राई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जनाब क्या नाम है तुम्हारा? है समीर। पूरा नाम क्या है? समीर ही है? समीर का स्क्वायर है? तुम तो इमोशनल हो गए यार। कहाँ से हो? आवाज में तो दम ही नहीं है तुम्हारे। हरियाणा वाले ऐसे बोलते हैं? बेइज्जती करा रहे हो हरियाणा वालों की तुम। भाइयों मेरे हिसाब से समय समाप्त हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आपने दोनों सवाल सॉल्व कर लिए हैं, कम से कम एक का तो आंसर निकाल लिया होगा। चलिए इधर आ जाते हैं। इसमें से कौन सी वेलोसिटी और कौन सा एक्सेलरेशन है? कितने लोग ऐसे हैं जिनने 5 का ही कंपोनेंट कर दिया? कसम से सच सच बता देना।
कौन है जिसने वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दिए? वेलोसिटी का एक कंपोनेंट 5 cos 37 और वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट 5 sin 37। कौन है? होगा भी तो बताएगा थोड़ी ना। कोई दिक्कत नहीं भैया। ये बताओ वेलोसिटी का कंपोनेंट करेंगे या एक्सेलरेशन का? तो 5 का या 10 का? 10 के दो कंपोनेंट कर लेते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा गया एटी और एसी, तो 10 का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग है, दैट इज व्हाट 10 cos 37। ये क्या देगा? मेरे हिसाब से ये क्या आ गया? 8। क्या कुछ ज्यादा ही सस्ता सवाल है? सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए दिया गया था, लेकिन मुझे लग रहा है तुम मेरा ही कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे। भैया मैं दोबारा जेई देकर के क्या करूंगा? एक बार दे तो दिया भाई। एसी बताओ, एसी क्या इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट? एंड दैट इज व्हाट 10 sin 37, जो कि कितना आ गया? 6। क्या खत्म हो गया सवाल? अरे हुआ या नहीं हुआ? वंडरफुल। क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? नहीं। अब आ जाते हैं यहां पर। इस सवाल में सबसे पहले पूछा ए नेट। ये क्या है? अबे कहा दिया हुआ है बे? हैं? अगर आपको वेलोसिटी गिवन है तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके क्या मिलता है? एसी। कितने लोग कहते हैं एसी? भाई यूनिटी गजब की है, कितना पैसा मिला है बे तुम लोगों को, है? कितने लोग कहते हैं कि एटी? गजब गजब। कितने लोग कहते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करके एटी मिलेगा? अरे इज्जत के साथ बोलो तो सही। एक। कौन है उसके साथ? मैं भी हूं उसके साथ। तुमने हाथ ऊपर किया था, क्या कहते हो? एटी आएगा। भाई क्या किया जाए? उठा के बाहर फेंक दिया जाए क्या? क्या पीछे वाली छोटी गंगा में फेंक दिया जाए क्या? चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी चिल्ला चिल्ला करके ठोक ठोक करके बताया था, बोर्ड भी और आसपास की दीवारें भी सीख गई होंगी कि अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो ए नेट मिलता है डीवी बाय डी। 3 आई कैप कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 0। 2t 2 j का। क्या भाई वो पहले का आंसर आ गया? पहला सवाल सॉल्व करने के लिए अगर किसी ने जीवन में कर्वीलिनियर मोशन एसी एटी का नाम भी नहीं सुना है तो भी सॉल्व कर सकता है क्या? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पार्ट पूछा है, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट एसी। एसी का मतलब यू हैव टू फाइंड आउट नेट एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के क्या है? परपेंडिकुलर। अलोंग नहीं, क्या बेटा? परपेंडिकुलर। 5 वेरिएबल वाले ही हो क्या तुम? एक बात बताओ, क्या तुम t बराबर 2 सेकंड्स में मुझे वेलोसिटी बता सकते हो? पहले पता तो चले वेलोसिटी कितनी है। कितनी है वेलोसिटी? हाँ 3 आई कैप प्लस 4 j कैप। अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर बनाना चाहता हूं, क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा? इसका x कंपोनेंट कितना है? 3। y कंपोनेंट कितना है? 4। चाय नहीं है बेटा, 4। ठीक है जनाब, जल्दी से बताएं, ये 3 है, ये 4 है, ये एंगल कितना है? 37 डिग्री। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 53 होगा क्या? क्या बात है यार, जबरदस्त। सही लिखा है अभी। 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, कितना लिखोगे? 5 मीटर पर सेकेंड। यहां तक बताओ किसी को कुछ समझ में आया हो तो पूछ सकता है डाउट। समझ आएगा तभी तो पूछोगे, जब कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो पूछोगे क्या? ये थोड़ा पूछोगे सर टेम्परेचर कितना है यहाँ का। ये रही मेरी वेलोसिटी। जनाब एक्सेलरेशन कितना है? 2 है? आवाज नहीं आई। जे कैप का मतलब किसके अलोंग है? वाई के अलोंग। अगर ये 53 है तो ये कितना है? इसके बाद ये वाला सवाल और ये वाला सवाल दोनों अलग अलग है या सेम सेम है? बस डेटा बदल गया, क्या सेम है? क्या मुझे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल 37 डिग्री दिख रहा है या नहीं? अगर मैं इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट कर दूं, एक वेलोसिटी के अलोंग और एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, काम खत्म। अरे हो जाएगा। तो जल्दी से बता दो, अगर कोई आपसे पूछ ले जनाब की एसी की वैल्यू क्या है, क्या बता पाओगे? एसी की वैल्यू लिखूंगा इज्जत के साथ। किसके साथ? इज्जत नहीं लिखनी है बे। 2 कॉस या साइन? सोच लो सोच लो सोच लो। है पक्का? साइन 37। क्या? साइन 37 सही लिखा है? साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है? 3/5। तो यहां से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? वंडरफुल वंडरफुल। इसी को क्या लिखेंगे? 2 साइन या कॉस? कितना आएगा? कोई जनाब जिसका सही था? अरे कोई है? वंडरफुल यार, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, लाजवाब।
देखो ये देखो, ऑनलाइन वाले तालिबानी बोल रहे हैं एंगल तो 53 होगा ना। ये वेलोसिटी है, अभी दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट को भी वेक्टर फॉर्म में लिख दोगे हैं? कंपोनेंट का भी कंपोनेंट कर दें? बोलो तो सही तुम। हाँ सर। पहले ऑलरेडी तुमने दो कंपोनेंट कर दिए, उसके बाद फिर करोगे फर्दर। अभी वो समझ नहीं पा रहा कि गलती क्या हो रही है, उसको लग रहा है क्यों नहीं कर रहे सर। नहीं ना, गलत है वो तो। वेलोसिटी और एक्सलेशन के बीच का एंगल तालिबानियों को 53 लग रहा है, तुम्हें कितना लग रहा है? कोई यहाँ पे 53 वाला तो नहीं है? वंडरफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करने के लिए तैयार हैं? थक तो नहीं गए भाई? तो चलिए अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। भाई तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? मतलब थोड़ा बहुत तो आ जाता होगा। कितना परसेंट, 5 या 10? 100? ज्यादा ही फेंक रहे हो यार तुम लोग। 100 तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि अब हम किस तरफ मूव कर रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, एक पार्टिकल जो कि ग्राउंड सरफेस पर है, इस डायरेक्शन में 45 डिग्री पे 40√2 से फेंका गया है। कितने से? 40√2 से। क्वेश्चन लिखें। A particle is projected at an angle of 45 degree with horizontal, at an angle of 45 degree with horizontal. Find the AT and AC at A part t बराबर 1 सेकेंड, B part t बराबर 4 seconds and the C part t बराबर 7 seconds. You have to find out the AC and AT. मेरा सवाल आपसे एक है, जब ये पार्टिकल हवा में होगा, कहां पे होगा? उस समय इसका नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? क्या आपको ये बात पता है कि जब ये हवा में होगा तो सिर्फ इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा होगा, धरती माँ का, और धरती माँ का फोर्स कितना लगता है? mg, और mg बटे मास। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका नेट एक्सेलरेशन हमेशा g डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा? ये बताने में भी तुम्हें बहुत डर लग रहा था है? मैंने पूछा नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, यूं देख रहे हैं। सवाल तो अच्छा है लेकिन समझ नहीं आ रहा। भैया नेट एक्सेलरेशन तो हमेशा कितना रहेगा? 10 ही रहेगा। लेकिन आपसे नेट एक्सेलरेशन पूछा है, एसी और एटी पूछा है। एसी और एटी पूछा जा रहा है अलग अलग समय पर, ठीक है? ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है, ठीक है? कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे क्या सर्कुलर मोशन टेस्ट में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, जहां तक पढ़ा है वहां तक आ रहा है, तो पढ़ के जाना है भाई, ठीक है? बिना पढ़े मत चले जाना। टेस्ट है? अच्छा ये भी नहीं पता कि आपको टेस्ट है? पता है भाई, याद रहेगा, ठीक है? आज होमवर्क नहीं दे रहे हैं, चिल करो, ठीक है? टेस्ट की तैयारी करो, ठीक है? मिलते हैं फिर। और ऑनलाइन, जय भारत जय हिंद। मजा आ रहा है भाई?